2001 में लाइट कटी थी। किस साल से लाइट ना है? ये घर है, ये घर है सर, हजारों हैं। इसमें तो एक आदमी के सोने की जगह है यार। ये जगह है पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर के रेडियस में। हाँ, भगवान का सब नींद नहीं आती। पूरे दिन तो बंदे काम करके आते हैं और रात भर में नींद नहीं आती। नाला कंटिन्यूअस है, नाला चलता ही जा रहा है और खुला नाला है। रात भर बिछड़ गिरे काटते सो नहीं पाते। कोई मनुष्य दे दे तो उनकी मेहरबानी, और मैं तो मांग कर नहीं। एक दिन यहाँ रह के देखो, कोई भी 2 घंटे झुग्गियों में बिता के देखो बगैर लाइट के। ये कौन सा लोकतंत्र है? पता नहीं कौन सा दिल्ली का ये कोना है इसमें लाइट ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस समाप्त हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन से जुड़ी गॉसिप्स एंड डिबेट्स समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। इन गॉसिप्स एंड डिबेट्स में जो सबसे ज्यादा ब्रैग एंड बोस्ट किया जाने वाला टॉपिक है वो है जीडीपी। अब इलेक्शन के शुरुआत से लेकर इलेक्शन के बाद तक ये मुद्दा रबड़ की तरह स्ट्रेच होता ही जा रहा है। बिलीव मी, सिचुएशन ये है कि जिसे जीडीपी की फुल फॉर्म भी नहीं आती, वो भी दिन दहाड़े पब्लिक में सरेआम जीडीपी की डेफिनेशन समझाने में लगा हुआ है। आम जनता से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक, राइट विंग से लेकर लेफ्ट विंग तक, प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक और नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक, हर जगह इंडियन इकोनॉमी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है इसको तो कोई अप्रिशिएट कर रहा है। वन साइड ऑफ द पीपल सेज दैट इंडिया इज ग्रोइंग एंड अदर साइड ऑफ पीपल सेज दैट इंडिया इज फॉलिंग ड्रास्टिकली। बट व्हाट्स द ट्रुथ? और सच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी लाइफ में ये चीज किस तरीके से बदलाव लेके आने वाली है। जीडीपी बढ़े चाहे जीडीपी कम हो, हमारी जिंदगी में किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा। वेल, रिपोर्ट्स एंड डेटा तो यही कहता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 2022 में ही फ्रांस और यूके जैसी इकोनॉमीज को बीट करते हुए $3.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब मोदी जी के लेटेस्ट 31 मई के इस ट्वीट के हिसाब से इंडिया 8.2% के रेट से अपनी जीडीपी की रफ्तार को ग्रो कर रहा है। मोदी जी आगे लिखते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी आने वाली है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती है कि इंडिया विल बिकम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब इसी साल के आखिरी तक हम $4 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर देंगे। और बस इतना ही नहीं, IMF ये भी फोरकास्ट करती है कि 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में भारत जो है जापान एंड जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों की जीडीपी को भी पीछे छोड़ते हुए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 2030-2031 तक $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। वेल, दिस ऑल साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कहती हैं, By 2047, as I said earlier, it is a conservative estimate that we'll reach at least 30 trillion in terms of our economy. 2047 में जब इंडिया आज़ादी के 100 साल को सेलिब्रेट कर रहा होगा, तब इंडिया $35 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। कैन यू इमेजिन? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। दोस्तों, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त यूएसए की जीडीपी भी $29 ट्रिलियन की है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है। एंड जब अमेरिका की बात होती है तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है अमेरिका की वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज, क्लीन रिवर्स, लोअर पोल्यूशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, लोअर पॉवर्टी, हायर वेजेस, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड मिलिट्री एंड और भी बहुत कुछ आता है। पर अमेरिका इतना ब्यूटीफुली डेवलप्ड है कि दुनिया में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो एक बार यूएस ना घूमना चाहता हो। एनीवेज, नीति आयोग द्वारा ड्राफ्टेड विकसित भारत 2047, इस डॉक्यूमेंट में पहली बार किसी सरकार ने एक डेवलप्ड इंडिया का विजन जनता के सामने रखा है। अब सवाल यह है कि क्या यह ग्राउंड रियलिटी पे आधारित एक विजन है या फिर काल्पनिक घटनाओं पर आधारित एक इल्यूजन? चलो मान लेते हैं कि 2047 तक इंडिया यूएस जैसी $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे दिल्ली एंड मुंबई जैसे शहर अमेरिका के न्यूयॉर्क एंड शिकागो जैसे डेवलप्ड हो पाएंगे? इंडियन इकोनॉमी आज यूके एंड फ्रांस से भी ज्यादा बड़ी है। ये सुनकर सीना गर्व से चौड़ा तो हो जाता है, लेकिन साथ ही ये सोचकर बहुत दुख भी होता है कि अगर इंडिया की जीडीपी यूके एंड फ्रांस से भी ज्यादा बड़ी है तो फिर इंडिया में यूके एंड फ्रांस जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं है अभी तक? जस्ट लुक एट दिस। यह है इंडिया की कैपिटल दिल्ली की तस्वीर है और ये है यूके की कैपिटल लंदन के विजुअल्स। ये लंदन में बहने वाली थेम्स रिवर है और ये दिल्ली में बहने वाली यमुना रिवर है। दोस्तों, जीडीपी से हमें किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है। एक लाइन में अगर कहूं तो एक साल में देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जीडीपी के हिसाब से इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम पर कैपिटा। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाता है। अब ये कैलकुलेट होता है देश
की टोटल जीडीपी को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक विकसित देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम कम से कम $20,000 यानी कि लगभग 16 लाख 17 लाख के बीच में होनी चाहिए। सो अगर हम इंडिया के कंपैरिजन बाकी डेवलप्ड देशों के साथ करें तो यूके की टोटल जीडीपी है $3.4 ट्रिलियन एंड पर कैपिटा इनकम है $51,000 यानी कि लगभग 42 लाख 53,526 रुपए। वहीं अगर बात करें इंडिया की तो IMF डेटा के हिसाब से इंडिया की जीडीपी है $3.9 ट्रिलियन लेकिन पर कैपिटा इनकम है $2730 यानी कि लगभग 2,27,000 रुपए। कैन यू सी द डिफरेंस? अब भारत की और यूके की जीडीपी तो ऑलमोस्ट इक्वल है। इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी यूके से ज्यादा ही है, पर कैपिटा इनकम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। दोस्तों यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो जीडीपी का ढोल तो दबा के बजाते हैं लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते। एक और बात जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 1980 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम चाइना की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा थी, लेकिन फिर चाइना ने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि 2022 में जहां इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,388 थे, वहीं पे चाइना $12,720 के ऊपर था। चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना ज्यादा आगे निकल गया? अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे, चाइना वर्सेस इंडिया। अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया का HDI स्कोर 0.644 है। इस स्कोर के साथ इंडिया 193 देशों में 134th नंबर पे है, जो कि काफी कम है। GHI यानी देश में भूखमरी का लेवल क्या है, कितने लोगों को बिना खाना खाए खाली पेट सोना पड़ता है? वेल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 28.3% के स्कोर के साथ 125 देशों में से 111वें नंबर पर आता है। इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग रोजाना खाली पेट सोते हैं, which is the bitter truth of India even after becoming $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि भुखमरी के मामले में इंडिया अपने पड़ोसी देशों से भी ज्यादा पीछे है। जहां पे इंडिया का GHI स्कोर है 111, वहीं पे पाकिस्तान 92 पे और नेपाल 76 पे स्टैंड करता है। दोस्तों ये सब देखने के बाद, समझने के बाद शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इंडिया का एक डेवलप्ड कंट्री बन पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी जल्दी कोई असम्पशन निकालना ठीक नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि 2047 तक $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की क्या पॉसिबिलिटीज है एंड विकसित भारत बनने के लिए इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। चैलेंज नंबर 1 इज मेंटेनिंग हाई जीडीपी ग्रोथ रेट। किसी भी देश के लिए एक लंबे समय तक हाई जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। दोस्तों चाइना दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसने पिछले 3 डेकेड्स में 9% से भी ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ रेट को न केवल अचीव किया है बल्कि उसे मेंटेन भी कर रखा है। सो एकदम चाइना की ही तरह भारत को भी अपनी पावर्स को और रिसोर्सेज को पहचान कर उनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडिया की टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 17%, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 30.82% एंड सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर 54.73% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब सर्विस सेक्टर में 5 चीजें आती हैं। ये 5 सेक्टर्स जीडीपी का सबसे बड़ा रिसोर्स है और यही एरियाज है जहां पे भारत को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगला चैलेंज है मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप वो सिचुएशन है जिसमें एक देश अपने ही इकोनॉमिक ग्रोथ के जाल में फंस जाता है। इस सिचुएशन में देश ना तो गरीब होता है ना ही अमीर होता है। यूजुअली ये सिचुएशन तब आती है जब किसी भी देश की इनकम पर कैपिटा $5,000 से $6,000 के बीच में होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां देश चाहते हुए भी ग्रो नहीं कर पाता। सो ये संभव है कि जब 2031 में इंडिया की इनकम $5,140 के आसपास होगी, यानी हर व्यक्ति 5 लाख से ऊपर कमा रहा होगा ऑन एन एवरेज, तब इंडिया खुद को मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ पा सकता है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट सैल्वेटोर बैबोन्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हार्टमर्ट एल्सेंस मिडिल इनकम ट्रैप को पॉलिटिकल ट्रैप भी कहते हैं। एलीट बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस इस ट्रैप को क्रिएट करते हैं ताकि जनता सिर्फ उतना ही कमा पाए जितने में उनका घर चलता रहे। इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत सभी चीजों के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी इस ट्रैप में नहीं फंसेगा तो वो वोट बैंक कैसे बनेगा, पॉलिटिशियंस राज किस पे करेंगे। एनीवेज, द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज इज ओवर पॉपुलेशन। दोस्तों ओवर पॉपुलेशन भी इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा बैरियर है। आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन 141 करोड़ है, जो कि 2047 तक बढ़कर 165 करोड़ की हो जाएगी। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की 80% यूथ बहुत लो स्किल्ड है। इतनी लो स्किल्ड है कि देश की 60% यूथ को कंप्यूटर कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में स्किल्ड लोगों के लिए काम है। जो लो स्किल्ड लोग हैं वो इसी वजह से, इसी कारण की वजह से घर पे बैठ के मटर छील रहा है आज भी। यही रीजन है कि जहां देश के युवा को एक एसेट होना चाहिए वहीं वो लायबिलिटी बनकर रह जाता है। काम वाला बंदा ढूंढने जाओगे ना, 1.25 करोड़ में नहीं मिलेंगे। मैं आपको हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर का दर्द बता रहा हूँ। आप बोलो ना कि मेरे को ढंग के बंदे चाहिए जो प्रोफेशनली काम करे, वो 1.25 करोड़ भी नहीं है।
और इस लाइबिलिटी को कम करने का पहला तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमंस। हालांकि ये भी सही बात है और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पहले से ही ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स रन कर रही है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पर एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस ग्रोइंग कंट्री, आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि आप खुद को भी स्किल्ड करेंगे और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको स्किल्ड करेंगे, उनको मजबूर कर देंगे कि उनको अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़े। चौथा चैलेंज जो फेस करने वाला हमारा भारत, दैट इज पुअर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिंस इंडिया इज अ कृषि प्रधान देश। अकॉर्डिंग टू अ डेटा, इंडिया की 65% आबादी कृषि से जुड़े रोजगार पर निर्भर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी के हिसाब से इंडिया की टोटल 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स ज्योग्राफिकल लैंड में से 29% यानी कि 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड, व्हिच मींस ये मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रही। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये चीजें इसी तरह से चलती रही ना तो वो दिन दूर नहीं है जब धरती माता की कोख पूरी तरह से सूनी पड़ जाएगी। अगर इस साल की गर्मी आपने देखी है, नोटिस करी है, तो आपको फील तो हो ही गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड काउंट, अर्थ विल रन आउट ऑफ फूड एंड वाटर बाय 2050। तो अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो वी मस्ट अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिफॉरेस्टेशन, सॉइल एंड वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस। पांचवा जो बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज करप्शन। दोस्तों, इंडिया में दामाद से भी ज्यादा अगर किसी चीज को वैल्यू दी जाती है तो वह है सरकारी नौकरी वाला दामाद। इंडिया के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स में लाखों सरकारी नौकरियां हैं एंड एक एम्प्लॉय की नजर से अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी के बहुत सारे एडवांटेज हैं भी, लेकिन सरकारी नौकरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हैं। वो है इसमें हद से ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट ने करप्शन को खत्म करने के लिए एक्ट्स और लॉज भी निकाले हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, लेकिन करप्शन में कोई खासा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया है। अब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो गवर्नमेंट ने बर्तन ही उल्टा कर दिया। गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, बैंकिंग, इस जैसे जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स थे इनको प्राइवेट सेक्टर्स में तब्दील कर दिया, जिसके खिलाफ देश में प्रोटेस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा हुए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से देश के इकोनॉमी को जो बूम मिला है वो वाकई रिमार्केबल है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कम से कम करप्शन और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी। अब छठा हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज पोल्यूशन। दोस्तों, एक डेवलपिंग कंट्री की मेजर प्रॉब्लम की बात हो और उसमें पोल्यूशन का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं वो मेरे से थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड होने के साथ साथ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री भी है, और जो इस देश का कैपिटल है वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में आती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से पोल्यूशन के मामले में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। पोल्यूशन सिर्फ हेल्थ इश्यूज क्रिएट नहीं करता है, बल्कि इनडायरेक्टली वेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को हर साल $95 बिलियन यानी कि 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ही वाटर पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ इशू से लड़ने के लिए गवर्नमेंट को $7 बिलियन हर साल खर्चने पड़ते हैं, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लीकेज होल है। एंड इसीलिए इंडिया को डेवलपमेंट नहीं, क्लीन एंड ग्रीन डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर देना चाहिए। हालांकि खुशी की बात यह भी है कि गवर्नमेंट ने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, जो फ्यूचर में इंडिया को पोल्यूशन फ्री क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, पॉइंट यही है कि पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को केवल सरकार के भरोसे छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सभ्य नागरिक की तरह, समझदार नागरिक की तरह पोल्यूशन को रिड्यूस करने वाली एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में अपनाएं और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में पार्टिसिपेट करें। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग इंडिया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। दोस्तों, गवर्नमेंट्स सबके साथ और सबके विकास की बात तो करती है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर इसके रिजल्ट्स नहीं दिखते और दिख भी नहीं सकते। इसमें डाउट नहीं है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडियन जीडीपी $4 ट्रिलियन होने वाली है और इंडियन स्टॉक मार्केट की कैपिटल तो $5 ट्रिलियन की हो चुकी है, विच इज ग्रेट थिंग, राइट? लेकिन इसमें गरीबों को कितना फायदा मिला? जिस तरह इंडिया की ग्रोथ अपने पीक पर है, वैसे ही इंडिया में इनइक्वालिटी भी अपने पीक पर है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 कहती है कि साल 1922 में, यानी अंग्रेजों के राज में, 1% पॉपुलेशन के पास देश की 22.6% पैसा था। लेकिन आज 100 साल के बाद 2022 में देश की 1% पॉपुलेशन के पास देश का 40.1% पैसा है। अब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं हम कि 100 साल में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, पर फिर भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। कैन यू बिलीव इट? 100 सालों में इनइक्वालिटी डबल हो चुकी है।
है। हैरानी के साथ साथ सवाल भी खड़े होते हैं कि जो चीज़ देश आज़ाद होने के बाद कम होनी चाहिए थी वो डबल कैसे हो गई। मतलब ब्रिटिश राज तो गया, लेकिन यहाँ पे कैपिटलिज्म, बिलियनियर्स का राज शुरू हो चुका है। इनकम इनक्वालिटी के कारण देश का एक वर्ग तो ऐसा है जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, वहीं लगभग देश की 74% जनसंख्या ऐसी है जो एक हेल्दी डाइट भी अफोर्ड नहीं कर पाती, वो बैलेंस डाइट भी नहीं खा पाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। हेल्दी डाइट ना मिल पाने की वजह से बीमार होते हैं, और जब बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत बचाया होता है वो भी उनकी जेब से निकल जाता है, और यही साइकिल चलता रहता है। और शायद इसी साइकिल को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री राशन और आयुष्मान कार्ड जैसे सुविधाओं को लॉन्च किया है। लेकिन सिर्फ फ्री राशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रोज रोज दाल चावल खाना एक हेल्दी डाइट में काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ और भी इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिससे अमीर और गरीबों के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म हो सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, यू विल हैव टू चेंज द वे यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ, क्योंकि मार्केट में आप कामयाब तो हो सकते हो। आज इतने सारे तरीके अवेलेबल है, आप पैसा कमाएं और आप ग्रो करें, जितने आज से 10 साल पहले नहीं थे। आज इंटरनेट को आप देखोगे, हर तरफ लोग पैसा कमा रहे हैं। आपको अपने आप को एजुकेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम इस फैक्टर में कि हम ये रेशो गवर्नमेंट कम करेगी, अगर इसका इंतजार हम करते रह गए और गवर्नमेंट पे हमने ये चीज छोड़ दी, तो मेरी बात सुनिएगा, अगले 100 साल भी इंतजार करते रह जाओगे ना, ये जिंदगी आई है, जिंदगी खत्म भी हो जाएगी, तब भी कोई भी सरकार ये चेंज नहीं कर पाएगी। ये चेंज आपको ही करना पड़ेगा इंडिविजुअली। यही बात आज से 5-7 साल पहले मुझे समझ में आ गई थी, और मैंने बीड़ा उठाया कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। सेम चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको बदल सकते हो। इन्हीं सब सवालों के साथ मैं दिल्ली के एक ऐसी जगह पे जा पहुंचा जहां आज 2024 में भी पिछले लगभग 23 सालों से बिजली ही नहीं है। ऐसी कोई भी जगह की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे कोई गांव होगा या कोई शहर होगा, पर सोचने वाली बात यह है कि ये जगह राष्ट्रपति भवन से और पार्लियामेंट हाउस से भी सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। वहां पे क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। 2001 में लाइट कटी थी, तारे कटे पड़ी हैं भाई, तारे ही नहीं है ट्रांसफार्मर पे। और एक तरफ यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रही है, आरपीएफ का पूरा कॉलोनी बन रही है, तो यहाँ तक तो आएगी का लाइट। यहाँ पे कितनी मीडिया आ गई, कितनी माइक और सब आ गए, देख देख के सब चले गए। ये घर है, ये एक ही नहीं है सर, ऐसे लाखों हैं, आज मतलब हजारों हैं, ऐसे हजारों हैं। ये घर का गेट है दोस्तों। अच्छा ये बाथरूम है, कोई ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे रोते हो के आंसू हम पोंछेंगे। तुम एक बार सो के तो देख लो। यहाँ प्रधानमंत्री की कोठी से जस्ट 4 किलोमीटर दूरी में अंधेरा है 20 साल से। तुम्हारे तो ऐसी, जब तुम्हारी लाइट चली जाती है तो तुम जल्दी से फोन कर देते हो बिजली वालों को। हम किसको कौन से को रोएंगे जाके। सब आते हैं, रोडों पे लोड दे रखे, जो रोड पे बंजारे पड़े ना वहाँ पे दे रखे। मैं कहूँ 10,000 से आदमी रह रहा है, उनको लाइट नहीं है। जो रोडों पे फुटपाथ पे पड़े ना मोची तक, वो भी कूलर चला के बैठते हैं। आदमी अगर बैठेगा तो अंदर घुस जाएगा। देखो ये देखो, ये देखो लड़के। ये बताओ क्या कितने टाइम से प्रॉब्लम है, मतलब तुमने तो शायद देखा ही नहीं होगा कभी लाइट फिर इस जगह पे। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी 12 साल का हो गया, अभी तक लाइट नहीं देखी मैंने तो। चाहे मीडिया आ जाए, ये चाहे कोई भी आ जाए, इधर लाइट नहीं आने की। जब प्रधानमंत्री कोई कोशिश नहीं करता तो इधर मीडिया क्या करेंगे। कोई मनुष्य दे दे तो उनकी मेहरबानी और दूसरी न, मैं तो मांग कर नहीं। बच्चे हमारे ऐसे मरे, बुजुर्ग भी मरे, बड़े भी मरे, जवान भी मरे, किसको रोवे। पर कोई वोट के लिए तो हाँ जी हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हारा ये करा। अरे क्या करा के जाओगे तुम, खाली वोट के हकदार हो। 7-8 हजार झुग्गियां, 10,000 से ज्यादा आबादी, और इस जगह पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होता, आपको फील्ड पे उतर के काम करना पड़ेगा। और समाज को बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से होती है, खुद कुछ स्टेप्स इनिशिएशन करना पड़ता है। दोस्तों इन लोगों की जो हालत मैंने देखी, सच में बता रहा हूँ कि मेरे वापस आने के बाद भी वो दृश्य, वो चीज़ मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली कर क्या सकता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होता। सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने ये किया कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी को, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी को, इन तीनों को अपनी तरफ से और ब्रार स्क्वायर के लोगों की तरफ से
मैंने चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर मैंने सारा सिचुएशन अच्छे तरीके से मेंशन किया है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जब तक रिलीज़ होगी तब तक वो चिट्ठियाँ भी उन तक पहुँच चुकी होंगी। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर सच में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। जैसा कि हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि एक हैशटैग मैं डालूंगा और इस हैशटैग को आप सबको ट्विटर पे रीपोस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये मुद्दा पहुँचे। ऑलराइट, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जितना ज़्यादा कर सकते हो आप। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हमने कुछ खास सवालों के साथ की थी, जैसे कि क्या इंडिया 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन सकता है? विकसित भारत 2047 विजन एक विजन है या इल्यूजन? क्या इंडिया 35 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने के बाद यूएस एंड यूके जैसा दिखने लगेगा? वेल, आई बिलीव कि इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के बाद हम यानी कि इंडिया यूएस या यूके जैसा दिख पाएंगे, बल्कि सवाल ये है कि क्या 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के बाद हम अपने देश से गरीबी को खत्म कर पाएंगे? देश के 20 करोड़ लोग जो रोजाना भूखे पेट सोते हैं, क्या उन्हें भरपेट खाना मिल पाएगा? क्या अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है वो खत्म हो पाएगा? क्या इस देश में सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल, अच्छा पानी, खाने के लिए कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट, संपूर्ण आहार हो पाएगा? और जनता की डिमांड पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या देश में युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार होगा कभी? दोस्तों, इंडिया सही मायने में डेवलप्ड नेशन तभी कहलाएगा जब इंडिया के सिटीजन्स को 2047 में यही सारे सवाल दोबारा ना पूछने पड़े। तो आपको क्या लगता है, इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा या नहीं? जाते जाते एक और सवाल आप सबके साथ छोड़ के जाता हूं, और वो ये है कि क्या होगा अगर इंडिया 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बन पाता है? तो अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।